नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट एस्पिरेंट 2.0 पर। आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन डीआई को होगा, बाकी 5 क्वेश्चन हमारे सामान्य होंगे। और ये जो 5 क्वेश्चन सामान्य होंगे ये आपके यूपी टेट, सी टेट और एस टेट हर जगह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज से हमारी एक नई शुरुआत है यूपी ट्रिपल एससी पेट को ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ हम लोग इस चैनल पे अपने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी मैथ को डेली बेसिस पे अब रेगुलर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपने सवाल को। सवाल नंबर 1 है हमारा। सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। दिया है, क्या लिखा गया है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग हमें बताना है। तो 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे मैं कहूँ हमारी 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। ऐसी सारी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें जो बताना है वो 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 60 के बाद आपका आता है 61। देखो किसी से नहीं कटता है, तो पहली हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 61 प्लस 62 कटता है, 63 भी कटता है, 64 भी कटता है, 65 भी कटता है, 66 भी कटता है, 67 इसके बाद। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। इसके बाद आपका आता है 71, और 71 के बाद आता है आपका 73। 73 के बाद आपके पास एक संख्या है और कौन सी, 79। यानी कि 60 और 80 के बीच इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, इन्हीं का हमें योग बताना है। अब देखो इनका योग बताना तो कुछ नहीं करना, आप जोड़ लो। जोड़ोगे कैसे? 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 21, 21 के एक हासिल आपका कितना हुआ 2, ठीक है ना, 2 बचा। 7 7 14, 7 3 21, 21 6 27 और 27 6 33 और 33 और 2 कितना 35। तो यानी कि 351 हमारा उत्तर बनेगा। 351 आपका सी वाले विकल्प में है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 2 हमारा क्या है। सवाल नंबर 2 आपका दिया है, यदि a बटा बी बराबर c बटा बी बराबर 5 तो 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d का मान बताना। अब देखो यहाँ से हमें सबसे पहले a, c, b और d इसका मान पता चलना चाहिए। अब देखो अगर a बटा b बराबर c बटा d दिया है तो इस 5 को हम लोग 5 बटा 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 बटा 1। इस 5 को हम लोग 5 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक। देखो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बटा 1, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसको हम लोग 5 बटा 1 कर देंगे, अब देखो a के सामने b, a के सामने क्या है, c है, c के सामने क्या है, 5 है। यानी कि a बराबर c बराबर 5 रख देंगे हम। जहाँ पे हमारा b होगा उस b बराबर d के और बराबर 1 के। यानी कि अगर ऐसा सवाल दिया है तो a का मान भी हम क्या रखेंगे 5, और यहाँ पे c का मान भी 5 रखेंगे, b का मान 1 रखेंगे और d का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 और प्लस 4 गुणे 5, ठीक, और बटा 3 गुणे b का मान क्या है, देखो b का मान भी 1 है और d का मान भी 1 है। 3 गुणे 1 प्लस क्या है 4 गुणे 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15 और 4 पंचे 20। 15 और 20 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। और नीचे क्या हो जाएगा 3 का 1 में गुणा 3, 4 का 1 में गुणा 4, और दोनों को जोड़ोगे 4 और 3 7 हो जाएगा। और जब इसको आप 7 से 35 को काटोगे तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि इस सवाल का उत्तर जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। बढ़े अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अपना अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल हमारा तीसरा क्या है। बिल्कुल इजी सवाल, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना, और ऐसे ही सवाल को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सवाल में हमारा लिखा हुआ है, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 5 9 3 5 यानी कि 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या यक्स है।
x के अंकों का योग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वह संख्या निकालेंगे जिससे इसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसका हम लोग जब गुणनखंड करेंगे किसका, 5 5 9 5 3 5। अब देखो ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि इसका जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे, इसको एक बार आप तोड़ोगे, 5 से तोड़ोगे तो 5 का इसमें भाग दोगे, ठीक है ना। गुणनखंड करने का मतलब 5 का इसमें भाग देना, 5 गुणे 5 का भाग इसमें दोगे तो 5 1 के 5 और 5 1 के 5 4 9, ये हो गया कितना 45 और 5 9 45 और ये 3 में भाग जाएगा ना 0 और 5 35 में भाग जाएगा तो 7, ठीक है ना। अब देखो 5 गुणे, इसको आप फिर तोड़ो, ये 9 से कट जाएगा तो आप लिख लो 9 गुणे 9 1 के 9 2 11 29 9 3 27 2 29 9 दूनी 18 2 20 और 9 3 27। अब देखो क्या हुआ आपको 5 गुणे 9 गुणे, देखो एक फिर 3 3 6 2 8 1 9, फिर 9 से कट जाएगा तो 9 गुणे 9 1 के 9 4 13, ये हो गया 42 और 9 5 9 चौक 36 और ये हो गया 63 और 9 7 63, 147 हो गया। देखो ये 21 से कटेगा, 5 गुणे 9, अच्छा 9 को आप 3 गुणे 3 भी लिख सकते हो, 9 को हम क्या कर सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, दोनों 9 को हमने तोड़ दिया। अब ये देखो 21 7 147 होता है, 21 7 147, तो यानी कि 7 गुणे 21, 21 का मतलब 7 गुणे 3, तो ये हो गया। अब देखो अब इसका हमें वर्ग बताना है ना, किस संख्या से इसमें गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर वर्ग बताना है तो वर्ग में दो दो संख्याएं मिलकर वर्ग बनती हैं, यानी कि ये 3 गुणे 3 मिला तो 9 बन गया, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 3 और 3, जब 2 3 मिलेगा तो ये 3 का वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, 7 और 7 का एक जोड़ा बन गया, यानी कि हमारे पास एक 5 खाली बच गया और एक 3 खाली बच गया, यहाँ पे गुणे है, एक 5 और एक 3 हमारे पास खाली बच गया। इसका मतलब अगर मैं इसमें, इसका मतलब क्या है, देखो इस 5 को मैं उस किनारे लिख रहा हूँ, ये 5 बचा है हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे 3 बचा है, ठीक। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बच गया, मैंने कहा हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा है वो बचा है 5 और 3। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुणे 5 और गुणे 3, जो हमारे पास बच रहा था, जिसका पेयर नहीं हो रहा था। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी कि अगर एक 5 से और गुणा कर दूं एक 3 से, तो हमारा अगर मैं इसमें एक 5 का और गुणा करा दूं, गुणे एक 5 करा दूं, एक 5 खाली बच रहा था और 3 भी एक था हमारे पास, तो इसके साथ एक 3 का और गुणा करा दूं, यानी कि अब देखो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 2 मिलके। यानी कि हमने किसका गुणा किया है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हमने गुणा किया है इस 5 का और इस 3 का, एक 3 और एक 5 का एक्स्ट्रा गुणा किया, तो इन दोनों का गुणा करने पे 3 गुणे 5 कितना होता है 15, यानी कि हमने 15 का गुणा किया है और 15 का गुणा किया है तो x का मान क्या आ गया हमारा 15 आ गया। यही 15 है जिससे गुणा करने पे पूर्ण वर्ग हो रहा है, लेकिन हमें इसके अंकों का योग बताना है। तो 15 के अंकों का योग मतलब 1 धन 5, 15 के अंकों का योग क्या 1 धन 5 और 1 धन 5 का मतलब क्या 6। तो हमारा उत्तर कहाँ पे है 6, ये देखो ये चौथे ऑप्शन में है 6, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा ये सवाल लेंदी है, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट दे दिया है, इसको आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आएगा। और गुणनखंड करना हमने कहा अगर अंत में 5 दिख रहा है तो इसका मतलब 5 से कटेगा, सबसे पहले 5 से काट दो। फिर 9 से कटने का तरीका क्या है, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाती है। हमने देखा 9 है और 7 एक 8 और एक 9, तो ये भी 9 से कट जाएगा। तो ऐसे हमने इसका गुणनखंड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक 5 एक 3 बच रहा था, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 5 और एक 3 हमें और चाहिए था जिससे गुणा करना, यानी कि 15 का गुणा, और इसके अंकों का योग कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है। हमें निकटतम पूर्णांक
में बताना है, ठीक है ना, लगभग कितना। तो देखो जब एक बार वृद्धि हो, एक बार कमी हो, या फिर 2 बार लगातार वृद्धि हो या 2 बार लगातार कमी हो, तो हमारा एक सूत्र है प्रतिशत परिवर्तन का कि आखिर कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो प्रतिशत हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है ना। एक बार मैं इसको x मानूंगा और इसको मैं y मानूंगा, ठीक है ना। पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, फिर जो आएगा उसके साथ इसको लेके सॉल्व करूंगा, ठीक। अब देखो जब ये x होगा ये y होगा, तो 30 की वृद्धि फिर 30 की कमी हुई है, तो पहले x का मान क्या है 30 है और y का मान -30 है, क्योंकि कमी हुई है ना, तो कमी का मतलब माइनस, और ये प्लस x का मान 30 है, y का मान है -30 और बटा क्या है आपका 100 है। ये 30 प्लस ये 30 माइनस ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ये डबल 2 0 ऊपर का 2 0 नीचे का कट जाएगा, 3 और 3 का गुणा 9 माइनस लगा है तो यानी कि -9, यानी कि इन दोनों को हमने मिला के जब देखा तो -9 आया, ठीक है ना, -9, यानी कि 9 की कमी हुई है, यानी कि क्या 9 की कमी हुई है। अब इस -9 के साथ फिर इसमें 30 की कमी और हो गई, 30 की कमी क्या हो गई और हो गई, ठीक। तो अगर 30 की कमी और हो गई तो इस -9 और 30 इन दोनों को एक साथ बनाएंगे, फिर इसी सूत्र को लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब की बार क्या होगा, 30 की कमी हुई है -30 और 9 की कमी -9 प्लस -30 गुणे -9 बटा क्या है 100 है, बटा 100 है। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 30 9 39 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो कितना होगा 9 त्रिक 27, यानी कि एक 0 आप ऊपर से काट दो, 9 त्रिक 27, 27 बटा 10 यानी कि 2.7, 27 बटा 10 का मतलब 2.7। अच्छा ये देखो अगर 2.7 आप इसमें से, भाई ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा, आप 39 में से 3 घटाओगे तो 36 बचेगा, यानी कि 36.3 आपका आएगा। तो हमें निकटतम पूर्णांक में बताना है 36.3 की, देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में मतलब कमी, इतने की क्या हो रही है कमी, और अगर कमी हो रही है तो हमें निकटतम पूर्णांक में 36 की कमी, ठीक है ना, 36 की कमी हम लोग कह देंगे। चलिए सही है, आगे बढ़ें, सही है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करो। अब देखो हमें 18वीं संख्या बतानी है। देखो सवाल में क्या दिया है, 35 संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि 35 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, तो 35 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 35 गुणे 22 हो जाएगा, ये 35 संख्याओं का टोटल योग हो जाएगा, ठीक। ये 35 संख्याओं का क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। पहली 17 संख्या का योगफल हमें दिया है, पहली 17 संख्या के बारे में क्या कहा है, पहली 17 संख्या का औसत 19 है, यानी कि योगफल कितना हो जाएगा 19 गुणे 17, और फिर आगे फिर क्या बोला है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 17 जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या है 20 है, तो यानी कि 20 गुणे 17, ये हो गया अंतिम 17 का योगफल, ठीक। अब देखो इन दोनों को देखो, ये 17 और 17 टोटल 34 संख्या हुई है, यानी कि हमारे पास थी 35 संख्या, आगे से 17 ले लिए पीछे से 17 ले लिया, यानी कि जो 18वीं संख्या थी वो हमारी बीच की छूट गई। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 5 संख्याएं हैं, मेरे पास 5 संख्याएं हैं, मैं शुरू की 2 संख्या ले लूँ और लास्ट की 2 संख्याएं ले लूँ, तो बीच में जो हमारा तीसरी संख्या है वो छूट जाएगी। बात समझे, बीच में हमारी तीसरी संख्या ही तो बच रही है, तो इसी का मान बताना है, यानी कि यहाँ सवाल में कहा है आगे से 17 ले लिया पीछे से 17 ले लिया, अब 18वीं संख्या बच गई, बीच में 18वीं संख्या भी छुटी हुई है, तो यानी कि शुरू का 17 और लास्ट के 17 का योगफल हम लोग देख लेंगे कितना आ जाएगा, ठीक। इनको जोड़ लोगे तो 19 और 20 कितना हो जाएगा 20 10 30 9 39, इसका योगफल कितना आ जाएगा 39 गुणे 17, ठीक। अब देखो
17 9 153 के 3 हासिल 5 और 15 और 17 तियाँ 39, 39 5 44 और 44 10 54, यानी कि 543 हो गया। इनका योगफल तो 543 हो गया। 34 संख्या का योगफल 543 हो गया। 35 संख्या का योगफल देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा गुणा करने पे 22 पंचे 110 के 0 हासिल 11, 22 तिहाई 66 और 11 67 10 77, यानी कि 770। अब देखो 35 संख्या का योगफल 770, 34 संख्या का योगफल 543, तो 35वीं संख्या क्या होगी, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का आप अंतर ले लो, अंतर ले लोगे 10 में से 3 गया 7, अंतर हमारा कितना है 10 में से 3 गया 7। और यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा क्या अब 6, 6 में से 4 घटा 2, 6 में से 4 गया कितना 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 227, 227 आ रहा है। गुणा कहीं गलत हो गया क्या, देखो 35 संख्याओं का औसत 22 है, 22 पंचे 110, 11, 22 3 66, 67 10 77, 770 हो गया। यहाँ पे देखो 17 पहली 17 का 19 गुणे 17 औसत 19 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 गुणे 17। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 17 कॉमन हो जाएगा, 19 और 20 जुड़ेगा, 20 10 30 9 39 गुणे 17, 17 9 153 हासिल आपका 15 और 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और 15 कितना हो जाएगा 64 होगा, सॉरी यहाँ पे 64 होगा। 51 और 15 कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। 51 15, अरे 51 ना 17 तियाँ 51 और 15 जोड़ना है ना, तो 66 होगा। 51 और 15 कितना हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 66, 6 6 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे घटा लो, देख लो अब सही हो गया। 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 6 गया आपका ये हुआ 0, 6 में से 6 गया आपका यहाँ पे क्या बचा 0, ये हुआ 7, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे क्या बचा आपका 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 107 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमारी संख्या क्या है 107। क्लियर, पाँचवें का आंसर क्या है 107। देखो 35 संख्या का दिया था, हमने 35 संख्या का योगफल निकाला 770, पहली 17 का योगफल निकाला, दूसरी अंतिम 17 का योगफल निकाला, तो यानी कि टोटल 34 संख्याएं बन गई जिनका योगफल आ गया कितना 663। और फिर हमने देखा 35 संख्या के योगफल में से 34 संख्या का योगफल बचाओगे घटाओगे तो एक संख्या बच जाएगी, वही हमारी 18वीं संख्या होगी, तो हमने घटा दी 107 आ गया, तो 107 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ें अगले सवाल पे। अब देखो हम लोग डीआई करेंगे, डीआई हम लोग करेंगे। ठीक, डीआई के कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसके बाद इसी पे आधारित हम लोग सवाल को करेंगे। चलिए देखिए, देखें ये है आपका क्वेश्चन, दिख रहा होगा, क्लियर होगा। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं अपने सवाल को। सवाल हमारा पहला, क्या हो गया, कैसे जुड़ गए दोनों एक ही में भाई, रुको जरा, चलिए अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट अगला मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, देखिए ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, सवाल आपका क्या है दिख रहा होगा। चलिए देखिए, आपका सवाल दिया सेवा क्षेत्र में कितने % कर्मी हैं। ठीक है ना, ये डीआई है जो कि आपके पेट में जरूर पूछा जाता है। सेवा क्षेत्र में कितने % कर्मी हैं, कर्मी क्या है कितने प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में कितने % कर्मी मतलब क्या है, कर्मी सेवा क्षेत्र में कितने % कर्मी हैं, क्या दिया हुआ है ये,
सेवा, अच्छा सेवा की बात किया है, इसमें कितने परसेंट, ठीक है ना। जैसे सेवा क्षेत्र में देखो ये 72% टोटल है, 72% है, 72 डिग्री में दिया हुआ है, ये 108 डिग्री में दिया हुआ है, ये 36 डिग्री है, ये 24 डिग्री है और 120 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर टोटल इन डिग्री को जोड़ा जाए तो ये, क्योंकि सर्कल है, सर्कल पे पूरा 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। और परसेंट में यही 360 डिग्री कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर। यही 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के, ठीक है ना। यही 360 डिग्री कितने के बराबर, 100% के। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू आप निकालोगे, 1% की वैल्यू, तो यहाँ पे 100 से भाग होगा, तो यानी कि 3.6 डिग्री। 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री, और हमें 72 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इधर 20 का गुणा कर दोगे तो 36 दूनी 72 और दशमलव कट जाएगा, 72 डिग्री की वैल्यू, इधर भी आप 20 से गुणा करोगे, इधर 20 से गुणा करोगे तो 20 के 20%, यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 20%, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 20%। चलिए ये हो जाएगा 20%, यहाँ पे आंसर क्या बन गया हमारा, 20%, सही है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये है सवाल नंबर अगला हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कृषि व्यापार और बिजनेस, ठीक। कृषि व्यापार और बिजनेस, कृषि व्यापार मतलब बिजनेस और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं, कृषि व्यापार और बिजनेस में कुल कितने, परिवहन में कुल कितने % कर्मी कार्यरत हैं, ठीक है ना। इसका हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये देखना है कि कृषि व्यापार और परिवहन, कृषि व्यापार परिवहन टोटल ये है 360 डिग्री की वैल्यू, 360 डिग्री की वैल्यू कितना दिया है भाई, 360 डिग्री है टोटल डिग्री में, और इसी की वैल्यू तो ये दिया हुआ है 7,20,000, 7,2, ठीक, ये दिया हुआ है। अब देखो, तो यहाँ से अगर मैं 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 72 ये 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 2000। 1 डिग्री की वैल्यू हमारी 2000, ठीक, 2000 निकल के आई। हमें बताना है कृषि व्यापार और परिवहन, कृषि में कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। व्यापार में कितना है, व्यापार में कितना है, व्यापार में 24 डिग्री, और प्लस परिवहन में कितना है, 36 डिग्री, ठीक है ना। टोटल इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इन डिग्री को आप जोड़ोगे, 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 और 120, 60 180, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री, अगर 1 डिग्री की वैल्यू 2000, 180 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी, 180 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी, 180 गुणे 2000, यानी कि कितना हो जाएगी ये, 3,60,000, ठीक है ना, 3,60,000। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा हमारा वो 3,60,000 आएगा, ठीक, क्लियर है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3,60,000 हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर अगला। देखो सवाल नंबर अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये है सवाल, क्या दिया गया है,
व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं? व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं? अब व्यापार की तुलना में अगर हम बात करें तो व्यापार में देखो कितने हैं, व्यापार में 24 हैं, व्यापार में 24 हैं, और उद्योग में 108 हैं। तो 24 और 108 का अंतर कितना है, कितना ज़्यादा है? पहले तो आप डिग्री में देखो कितना ज़्यादा है। हमने अभी निकाला था 1 डिग्री का मान हमारा कितना आया था, 2000। 1 डिग्री का मान हमारा कितना आया था, 2000, अभी हमने निकाला था। तो यहाँ देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, घटा लो, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ भी बचा 10 में से 2 गया 8, यानी कि 84 डिग्री, 84 डिग्री का अंतर है। तो यही 1 डिग्री अगर 2000 के बराबर है तो 84 डिग्री कितना हो जाएगा, 84 गुणे 2000, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, 1,68,000 कितना आया, 16,008, 1,68,000, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, इसको हटा दूं, चलिए देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ये उद्योग क्षेत्र में कितने % कर्मी कार्यरत हैं? ठीक, ये हमसे पूछा गया है, हमसे क्या कहा गया है, उद्योग क्षेत्र में। अब की बार हमसे पूछा है उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब देखो उद्योग की केवल बात किया है हमने, 1 डिग्री का मान 2000 निकाला हुआ है। उद्योग क्षेत्र में कितने %, उद्योग क्षेत्र का मान है 108 डिग्री, तो 108 गुणे आप क्या कर दो, 2000 कर दो, 108 दूनी कितना, 216, 216 का क्या मतलब है, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़े अगले सवाल पे, सवाल नंबर 85, ठीक है ना। इस DI का लास्ट क्वेश्चन, इस DI का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, ये सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है, पूछा गया है परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। सबसे पहले देखो हमें क्या बताना है, जो इसमें लिखा गया है सबसे पहले उसे पढ़ो। परिवहन व्यापार और सेवा, परिवहन व्यापार और सेवा, परिवहन 36, व्यापार 24 और सेवा में कितना, 72, ठीक है ना। ये हो गया, इनको जोड़ लो, 36 और 24 कितना हो गया, 60, 7 6 13 130 और 2 132, 132 डिग्री, 132 डिग्री इसमें है। कहा है कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों से कितना अधिक है, कृषि में कितना है 120, तो इसमें से 120 डिग्री घटा दो, 120 डिग्री क्या कर दो, घटा दो, तभी तो पता चलेगा कितना ज़्यादा है। तो 120 डिग्री यहाँ से घटा लो, 120 घटाओगे तो क्या आएगा, 12 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री का मान 2000 है, तो 12 डिग्री का मान यानी कि 12 गुणे 2000, यानी कि 12 दूनी 24,000। इसका मतलब 24,000 लोग ज़्यादा हैं, तो सी वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आज की क्लास में हम लोग एक ही DI कर पाए हैं, बाकी की अगली DI अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस DI को एक बार सोच रहा हूँ फिर से करवा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से हो नहीं पाया है। इस DI को मैं कोशिश करूँगा अगले जब सेशन हम लोग लेंगे कल का, तो उसमें हम लोग सबसे पहले इस DI को पूरी लगाएंगे, और इस DI को लगाने के बाद इसके साथ जो 3 DI और हैं हम लोग उसके भी सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।